Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about say market law. Say market law क्या कहता है? Supply creates own demand. ये कहता है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लेती है। अब सप्लाई अपनी डिमांड को खुद कैसे क्रिएट कर सकती है? ठीक है, बस आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट को अगर आप समझ लोगे कि सप्लाई अपनी डिमांड को कैसे क्रिएट करती है। मैं आपको विद एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये क्या है, फर्म, और ये क्या है, हाउस होल्ड। ओके, फर्म मींस प्रोडक्शन करने वाले, बिजनेस करने वाले, और हाउस होल्ड मींस हम जैसे लोग। ठीक है, अब क्या है, फर्म्स क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। जो बहुत सारे प्रोड्यूसर क्या वो मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे ये एक फर्म है, ए फर्म है, ये प्रोडक्शन कर रही है, किसका प्रोडक्शन कर रही है, टीवी का प्रोडक्शन कर रही है। अब टीवी का प्रोडक्शन करने के लिए वो बहुत सारे रिसोर्सेज लगाएगी। ठीक है, अब रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आपकी लैंड होती है, लेबर होती है, आपकी कैपिटल होती है। ठीक है, आपके एंटरप्रेन्योर, आपके एंटरप्रेन्योर हो गए। ठीक है, अब लैंड को उसके बदले में क्या मिलता है, लैंड को उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। मींस जो बिजनेस करने वाला उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अब देखो, इसने टीवी का प्रोडक्शन किया, टीवी का प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए थी। ठीक है, इसने लैंड लगाई, लेबर चाहिए था, लेबर यूज की, कैपिटल यूज की, और एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी तो होएगा। ठीक है, अब क्या है, इस फर्म ने टीवी का प्रोडक्शन किया। जब इसने टीवी का प्रोडक्शन किया तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हम जैसे लोग हैं, हमारे पास लैंड थी, हमने वो लैंड इनको किराए पे दे दी। हम हमारे जैसे लोग क्या काम करने के लिए जा रहे हैं एज अ लेबर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। ठीक है, कैपिटल, ठीक है, हमने जितना पैसा खर्च किया किया, बाकी हमने बैंकों में जमा करा दिया, हमारा ही पैसा उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, बदले में हमें क्या दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या, जो लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या, उनको उसके बिजनेस, उनके उनके बदले में उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इस टीवी का प्रोडक्शन हुआ, इस टीवी के प्रोडक्शन ने क्या की, इनकम जनरेट करी। किस फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, वेज के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। और ये सारी इनकम किसके पास चलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास चलेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फर्म ने टीवी का प्रोडक्शन किया, और टीवी का प्रोडक्शन किया, इसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत बनी पड़ी। इसके बदले में उसने पेमेंट करी, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की रेंट की फॉर्म में, वेज की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। ये इनकम किसके पास गई, हाउस होल्ड सेक्टर के पास गई। फर्म ने टीवी का प्रोडक्शन किया, ये इनकम जो टीवी के प्रोडक्शन से किसको जनरेट हुई, ये इस फर्म का खर्चा है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट तो इसकी बचत होगी, तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये इसका खर्चा है। लेकिन ये इनकम किसकी है, हाउस होल्ड सेक्टर की। इसी तरह मोबाइल का, कार का, क्लोथिंग का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, सभी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन ने किसकी इनकम जनरेट की, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जनरेट करी। अब हाउस होल्ड सेक्टर में मान लो ये ए बी सी डी पर्सन है। ठीक है, इसको वेज मिले, इसको रेंट मिला, ठीक है, इसको इंटरेस्ट मिला, ये एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहा था, इसके पास प्रॉफिट आया। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी तो सोसाइटी का पार्ट ही है। ठीक है, तो इनके पास जब इनकम आई तो इन्होंने इनकम को खर्च किया। इनकम को कहां पे खर्च किया, जिसका फर्म ने प्रोडक्शन किया था, टीवी का प्रोडक्शन, मोबाइल का प्रोडक्शन, क्लोथिंग का प्रोडक्शन, कार का प्रोडक्शन। ठीक है, फर्म ने जिनका प्रोडक्शन किया था, इस हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सारी इनकम उसी प्रोडक्शन पे खर्च कर दी। मींस फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दी, इनकम दी, और हाउस होल्ड सेक्टर ने इसी इनकम को फर्म का प्रोडक्ट खरीदने में स्पेंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया, सप्लाई ने, ये सप्लाई हुई, किसकी सप्लाई हुई, मोबाइल की सप्लाई हुई, कार की सप्लाई हुई, टीवी की सप्लाई हुई, क्लोथिंग की सप्लाई हुई। ठीक है, सप्लाई हुई तो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हुई, रेंट की फॉर्म में, वेज की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। अब जब इनके को पेमेंट हुई, इनके पास पैसा आया, तो इन्होंने इसी पैसे को लगा दिया इन सामान को खर्च करने में। ठीक है, समझ में आया, सप्लाई ने अपनी डिमांड को कैसे क्रिएट करा। एक और बात, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले हैं, ये सारी इनकम तो नहीं स्पेंड करेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट सेव भी तो करेंगे।
ठीक है, कुछ पार्ट सेव भी तो करेंगे, तो वो क्या करता है, सेविंग भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मानता है वो, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कैसे, जो इन्वेस्टमेंट गुड नहीं होती, मशीनरी होगी, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उनका भी तो प्रोडक्शन हुआ होगा ना, टूल्स का प्रोडक्शन हुआ होगा, मशीनरी का प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है, इन फर्म्स ने उनका भी तो प्रोडक्शन किया होगा ना। तो वो कहता है कि जो जैसे मान लो जो कंजम्पशन पे खर्च हुई हुई, जैसे जो इनकम है कंजम्पशन पे खर्च हुई हुई, बाकी किस पे होगी, जो इन्वेस्टमेंट गुड्स नहीं होती उन पे खर्च होगी। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, जो इन्होंने सेविंग करके बैंकों में पैसा जमा कराया, वो लोगों ने निकाल के इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्च कर दिया, मशीनरी ले ली, टूल्स ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया, वो इन्वेस्टमेंट पे खर्च हो गई। तो अल्टीमेटली जितनी भी सप्लाई हुई, इन्वेस्टमेंट गुड्स की भी तो सप्लाई हुई होगी, टूल्स की, इक्विपमेंट की, मशीनरी की, उनकी भी तो सप्लाई हुई होगी। तो जो इन्वेस्टर है, उन्होंने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट गुड्स को खरीद लिया। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से क्या इसी तरह से क्या है, सप्लाई ने क्या किया, अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम ये बस इसमें बस यही टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है, बस आपने यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि सप्लाई ने अपनी डिमांड को कैसे क्रिएट किया। बाकी तो अजम्पशन जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, ये तो समझ में आ ही जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट में क्या पाया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मींस होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा जिसमें प्राइस क्या होता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। और वो क्या कहता है, फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेज रेट। अब फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेज रेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो डिमांड सप्लाई के बराबर है, ठीक है, जब डिमांड सप्लाई के बराबर है तो वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब मान लीजिए डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ी लेकिन डिमांड के कंपैरेटिव सप्लाई नहीं है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, डिमांड सप्लाई के बराबर है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब जैसे डिमांड बढ़ी, डिमांड के बढ़, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, प्राइस बढ़ गए। ठीक है, प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्राइस कम हो जाएंगे। इसी तरह से वेज रेट, अब लेबर डिमांड लेबर सप्लाई के बराबर है, वेज रेट स्टेबल है। अब जैसे लेबर की क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, लेबर की डिमांड बढ़ी तो वेज रेट बढ़ गई, वेज रेट जैसे बढ़ी तो लेबर की डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली वेज रेट कम होगी। तो वो क्या कहता है, जो प्राइस है, वेज रेट है, वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होते रहते हैं, जैसे मैंने ये बताया। ठीक है, कभी बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं, वो रिजिड नहीं है, एक जगह पर रिजिड नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। और थर्ड क्या कहता है, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम है, इससे आप गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हो। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट कुछ इंटरफेरेंसी नहीं करती, इकोनॉमी अपने आप प्राइस और डिमांड के मैकेनिज्म के थ्रू इंप्रूव हो जाती है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंसी नहीं करती। लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड में एप्लीकेबल है। और एक और अजम्पशन क्या है, वो क्या कहता है, लार्जर मार्केट साइज। ठीक है, मार्केट का साइज बहुत बड़ा, मार्केट में बहुत कैपेसिटी है, वो बहुत सारी सप्लाई को भी ऑब्जर्व कर सकती है। ओके, तो ये शेयर बाजार का नियम आई थिंक आपको समझ में